सवाल ऐसे कभी कोई बन जाता था, जो वेलोसिटी बढ़ा दिए तो क्या असर पड़ेगा, घटा दिए तो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, बातें नहीं कीजिए आप लोग। ठीक है, तो मोल से पहले हम लोग क्या देखे थे, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और ये इकाई क्या है, किस चीज को मापता है, एएमयू किसको मापता है, परमाणु द्रव्यमान को, क्योंकि नाम में ही है एटॉमिक मास यूनिट, यानी वह यूनिट जो किसको मापता हो, किसी भी एटम के मास को। ठीक है, बोलिए। हाँ, क्या चीज, लकड़ी। अब देखिए, पत्थर में आप कितना भी हीट दे दीजिए, पत्थर कभी भी पानी नहीं बने, ना ही गैस बनेगा। ठीक है, उसी तरह लकड़ी भी क्या है, लकड़ी भी जल के राख बन जाएगा, लेकिन कभी वो ठोस से द्रव में नहीं आएगा। क्योंकि आप लोग क्या बार बार बोले थे, फिजिक्स में एक लाइन बोले थे, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपको, यानी एग्जाम्पल आपको खुद से सोचना पड़ेगा। आपने पदार्थ में बदलाव करना, जैसे आपने कहा पत्थर, लकड़ी और पत्थर। जैसे मान लिया आप पत्थर को जलाएंगे तो पत्थर है ठोस, तो क्या वो जलने के बाद, ताप बढ़ाने के बाद क्या वो पानी में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना, और ना ही गैस में बदलेगा, तो उसका अवस्था चेंज नहीं हुआ। भले वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा, लेकिन उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जल के क्या देगा, राख देगा, यही देगा ना। और राख क्या है, एक प्रकार से ठोस ही है कि नहीं, राख भी ठोस ही है। ठीक है, बस उसका साइज बहुत छोटा होता है। तो इसीलिए लकड़ी और पत्थर में कितना भी हीट दे दीजिए वो टूटने वाला, वो उसका अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और कोई सवाल है। देखिए, आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, क्या उसको जलाने के बाद क्या कोई लिक्विड बनता है, तो पाउडर भी ठोस ही है, पाउडर कोई गैस नहीं है। देखिए, एएमयू में हम लोग क्या मापते हैं, किसी भी चीज़ का, एटम का मास। और इसकी तुलना हम लोग किससे किए थे, कहाँ थे, कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर, और उसी के आधार पे हम लोग निकाले थे एएमयू। जब एएमयू की परिभाषा पूछी जाती है तो आपको बस 2 ही लाइन कहना है, एएमयू क्या है, एक इकाई है जो किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को मापता है। ठीक है, दूसरा परिभाषा हो जाता है, यह कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर, यानी आप ऐसे कहते हैं कार्बन 12 के 12वें हिस्से को एक एएमयू कहते हैं। और इसी के आधार पे तो हम लोग सभी तत्वों का वर्गीकरण किए ना, कौन किस स्थान पर रहेगा। आप जो कह देते हैं भाई हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का गैस है, ये सबसे भारी गैस है, तो हल्का भारी तो वजन के आधार पे निकाला गया है ना, और ये किससे तय किए थे, एएमयू से। इसके बाद हम लोग देखे थे कौन सा, मोल। मोल क्या है, एक प्रकार का एसआई इकाई, याद है फिजिक्स में पढ़ाए थे एसआई इकाई। और ये क्या मापता है, मोल पदार्थ की मात्रा, अर्थात पदार्थ में कितने एटम है या कितने मॉलिक्यूल है या कितने क्या है, आयंस, ये सब क्या मापता है, मात्रा। तो याद रखिएगा, मोल क्या है, बस एक नंबर है जिसका मान कितना होता है, 6.00 इंटू 10⁻23। और ये कहाँ से निकाला गया था, वो तो किसने निकाला है ना, एवोगाड्रो ने निकाला, लेकिन कहाँ से, इन्होंने देखा 12 ग्राम, यानी 12 ग्राम कार्बन 12 में जितना भी परमाणु था उसको हम लोग 1 मोल मान लिए। तो इसका अर्थ है 12 ग्राम कार्बन 12 में कितना परमाणु है कुल, इतना। ठीक है, ये एक संख्या है और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये किसने दिया था, एवोगाड्रो ने, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं। ठीक है, और समान तौर पर अगर 1 मोल का हम लोग मान लेके चलते हैं
तो 1 मोल को हम लोग जनरली 1 ग्राम में काउंट कर देते हैं। ठीक है, इसको आपको समझने के लिए देखिए एक सिंपल सी बात है। जब कहा जाए हाइड्रोजन में, यानी 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे? 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे? हाँ, कितना होगा? या 3 एग्जाम्पल है। 1 मोल ऑक्सीजन, तो आप हमें बताइए 1 मोल हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे? कितने होंगे? 1 मोल हाइड्रोजन या 1 मोल ऑक्सीजन या 1 मोल कितने कितने परमाणु होंगे? कितना होगा? चलिए उसको छोड़िए। 1 दर्जन केला में कितना केला होगा? 1 दर्जन सेब में कितना होगा? 1 दर्जन अंगूर में। तो आपको केला अंगूर से नहीं जाना है, क्योंकि 1 दर्जन मतलब 12, तो उसी तरह 1 मोल मतलब यही होगा ना? हाँ, डबल 2 नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे जाना नहीं, बस यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यानी आप ये मत देखिए, बस देखिए क्या पूछ रहा है, 1 मोल पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब ही होता है वो संख्या। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 3 मोल कार्बन में कितने, यानी ये सवाल है, 1 मोल को हटा दीजिए, 3 मोल कार्बन में कितने परमाणु होंगे? क्या होगा? तो आपको पता है 3 गुना यानी मोल मतलब वो संख्या आप मान लीजिए, चाहे संख्या कुछ भी बदल जाए। ठीक है, तो अब देखिए, या इसी को मान लेते 2 मोल ऑक्सीजन में कितना होगा एटम? ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? यानी आपको मोल मतलब वो संख्या ज्ञात करना, आगे क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा? यानी 1 मोल हाइड्रोजन हो, या एक सवाल ही आप लोग चलिए न्यूमेरिकल हिसाब से ही देख लेते हैं। तीनों में किसका मास ज़्यादा होगा? निकाल सकते हैं आप लोग? हाँ, किसका ज़्यादा होगा? अच्छा, ये था हाइड्रोजन में जो 1 मोल होता था उसका कितना वेट होता था? 1 ग्राम के आसपास होता था ना हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन का मास कितने बराबर होता था? लगभग 1 ग्राम के बराबर। लेकिन कितने मोल है इसमें? तो हाइड्रोजन का कितना वेट हो गया, मास हो गया? ऑक्सीजन का कितना होता था?
और नाइट्रोजन का? तो मॉलिक्यूलर वेट जो आप निकालेंगे किसी का भी, तो हम लोग जितना मोल लगा उससे गुना करते चले जाएंगे। अगर 3 मोल का है, बाकी तो पता है हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास होता है, हीलियम का 4 होता है, ये सब तो पता ही है। जितना मोल लगाते जाइए उतना गुना होते चला जाएगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए अब किसका वेट ज़्यादा होगा? और किसका वेट ज़्यादा हो रहा है? मास। तो इस संख्या से मतलब नहीं है, संख्या अलग अलग भी हो सकता, संख्या अलग भी हो सकता है तो वेट भी अलग हो सकता है। जैसे आपने पहले ही देखा भाई, 1 दर्जन केला, 1 दर्जन सेब और 1 दर्जन अंगूर, सभी की संख्या 12-12 है, तो क्या सभी का मास बराबर होगा? नहीं होगा। केला ज़्यादा भारी हो जाएगा, अंगूर हल्का हो जाएगा। तो मास अलग चीज़ है और मोल अलग चीज़ है। तो अगर जितना मोल पूछ लिया जाए तो समझ लीजिए वो संख्या आपको बताना है। तो यानी जितना मोल ऑक्सीजन होगा, कितना एटम निकालना है, तो कितना हो जाएगा? अगर 1 मोल कह रहा है तो 6.02 × 10⁻23 उसमें एटम है। अगर 3 कह रहा है मोल तो उसमें 3 से गुना कर दीजिए, 4 कह रहा है तो 4 से गुना कर दीजिए। उसी तरह आप देख रहे हैं, आप मान चलिए 1 मोल जल में कितने अणु होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक मोल जल में कितने अणु होंगे जल के? फिर से सवाल समझिए, 1 मोल जल में कितने अणु होंगे जल के? हाँ बताइए, 1 मोल जल में कितने अणु होंगे जल के? कितना कितना आ रहा आपको? 1800। कैसे? आपने हाइड्रोजन अलग किया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, लेकिन हम तो हाइड्रोजन का नहीं पूछ रहे हैं, हम तो जल का पूछ रहे हैं ना। H2O एक अणु मान लिए उसको, तो इसमें कुल कितने होंगे? मोल मतलब उतना ही लिखना है। मोल हम जब फिक्स कर दिए हैं वो संख्या है, तब 1800 1300 तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमने किसका, क्योंकि जब हम तत्व देख रहे थे तो वहाँ हम लोग एटम खोज रहे थे, और जब हम लोग कंपाउंड या यौगिक देख रहे हैं तो वहाँ हम लोग क्या खोजते हैं? मॉलिक्यूल्स खोजते हैं ना। तो अगर 1 मोल जल है तो उसमें कितना होगा? क्या कहते हैं, कितना मॉलिक्यूल होगा? और अगर हम ये कह दें 2 मोल चीनी में, 2 मोल चीनी में चीनी के कितने अणु होंगे? कितना हो जाएगा? समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? आपको मोल मतलब ज्ञान कर लेना। अगर 1 मोल है तो वो संख्या, 2 मोल है तो उससे 2 से गुना कर देंगे, 3 मोल है तो 3 से गुना कर देंगे। क्लियर है ये पॉइंट? कंफर्म है? तो उसी तरह आप देखिए, जब हम लोग इसका देखते हैं तो मोल अलग है, मोल मतलब संख्या उतना ही है, लेकिन इसका मास अलग हो सकता है। यानी अगर 1 मोल अगर लिया जाए किसका? पानी का, यानी जल का, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? यहाँ 2H है, O है,
कितना हो जाएगा? 18 होगा कि नहीं? 1 अणु का। तो आप यहाँ वजन निकाल सकते हैं अलग अलग मास, लेकिन जब मोल कहा जाए तो मोल एक संख्या फिक्स है, ठीक है। जैसे दर्जन फिक्स है, आपने कह दिया 1 दर्जन, तो 1 दर्जन यानी 1 दर्जन कपड़ा हो, 1 दर्जन केला हो, 1 दर्जन विद्यार्थी हो, 1 दर्जन गाड़ी हो, उससे बाकी से उसको कोई लेना देना नहीं है। दर्जन मतलब 12। उसी तरह जो मोल मतलब वो संख्या है, चाहे वो किसी का भी आप संख्या निकाल रहे हो। जैसे पूरी कितना मोल है, अगर 1 मोल है तो वही संख्या होगा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? ऐसा नहीं आप हाइड्रोजन का अलग निकालिएगा, ऑक्सीजन का अलग निकालिएगा, कार्बन का अलग निकालिएगा, ऐसा आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मोल मतलब वो संख्या। क्लियर है ये पॉइंट? तो अगर क्लियर है तो देखिए मोल तो हो ही गया। इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे? परमाणु यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी अभी तक आप लोग देखते पदार्थ की अवस्थाएं, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान संख्या और मोल, और अब जो ये पॉइंट आ रहा है यह है परमाणु संरचना, मतलब बनावट, ठीक है। संरचना मतलब क्या होता है? बनावट। वो कैसा बना? कौन? परमाणु। और इसी के लिए जो कई सिद्धांत आए हैं, और जो सबसे पहला सिद्धांत आया था 1813 में किसके द्वारा, और उस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए परमाणु सिद्धांत किसने दिया है, या ऐसा कहा जाए सबसे पहले परमाणु की चर्चा किसने की है? कनाद ने। सवाल समझिएगा, परमाणु की चर्चा, शब्द की चर्चा सबसे पहले कनाद। परमाणु सिद्धांत की बात करें डाल्टन। और उन्होंने क्या कहा? परमाणु से ही पदार्थ का निर्माण हुआ है। यानी जितने भी परमाणु पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, प्लाज्मा हो या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो, वो सब किससे बना है? परमाणु से। यानी सबसे पहले क्या बना है? एटम। एटम से मॉलिक्यूल्स, और इसी से क्या बनता है? एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट है, यही एलिमेंट कभी कभी जाके क्या बना देता है? कंपाउंड या मिक्सचर, कोई भी चीज़ हो। है बहुत जल्दी आ गए, चलिए तब बैठिए। तो याद रखिए, 1803 या 8, वैसे इसी भी तो देखना देख ली किसमें, पिछले क्लास में। तो चलिए इसको सर्च करके आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिए कब है। तो चलिए वैसे ईस्वी मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कौन? डाल्टन। और सबसे पहले डाल्टन ने क्या किया है? परमाणु सिद्धांत दिया, और उन्होंने क्या कहा है? जो जितने भी पदार्थ है वो सब किसका बना है? परमाणु का बना है। कोई भी पदार्थ, क्या हम लोग परमाणु के बने हैं? क्योंकि हम लोग भी तो एक पदार्थ है ना। और कोई भी चीज़, यहाँ जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है या महसूस हो रहा है, वो सब किसका बना हुआ है? परमाणु का बना हुआ है। तो कहने का मतलब सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई क्या है? परमाणु, ठीक है। और लेकिन इन्होंने एक लाइन कहा था, परमाणु को किसी भी विधि से तोड़ा नहीं जा सकता। यानी अब जो परमाणु है वो क्या है? एक तरह से अविभाज्य है, इसको हम लोग तोड़। और किसने कहा था? डाल्टन ने। हाँ, परमाणु बम ये नाम तो परमाणु के टूटने से ही बनता है या उसके जुड़ने से ही बनता है। तो ये तो यही नहीं कह रहे, डाल्टन ने कहा था। लेकिन आप ये लाइन भी आगे देखिएगा, ठीक है। लेकिन पहले जो उन्होंने कहा, लेकिन हम लोग डाल्टन की बात को गलत क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ से लेकर के 1796 तक या 98 तक जो है, ये बात को किसी ने काट नहीं पाया है। कितना? 1896 को, ठीक है। तब तक कोई काट नहीं पाया।
और जब तक क्या कहे, साइंस में एक नियम है, जब तक कोई नया थ्योरी ना आए और तब तक वही थ्योरी काम चलता है। तो लगभग 90 वर्ष से ज़्यादा वर्षों तक ये थ्योरी चलता रहा। तो उन्होंने क्या कहा था, परमाणु से ही पदार्थ का निर्माण हुआ है और किसी भी विधि से परमाणु को तोड़ा, ये किसमें कहा गया है और किसने कहा है, डाल्टन। लेकिन बाद में धीरे धीरे कई सारे वैज्ञानिक आए, जिसमें थे गोल्डस्टीन, चैडविक, थॉमसन, और ये सब मिलके उन्होंने क्या किया, ये पता लगा नहीं परमाणु का भी विभाजन होता है। अगर परमाणु का विभाजन होता तभी तो हम लोग को पता चल पाया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, क्योंकि परमाणु के अंदर वो है। तो आगे चल करके कई वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस सिद्धांत को चुनौती दे दिया जो परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। चुनौती दिया ना, तोड़ा नहीं जा सकता, उसको चुनौती दिया है, ठीक है। तो परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। और जब परमाणु को टूटने के बाद पता चला उसमें कितने हैं, 100 से ज़्यादा सूक्ष्म कण है, यानी परमाणु के अंदर 100 से ज़्यादा सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कहने का तो मूल वही 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन बाद में यही सब आपस में मिलजुल करके कई सारे निर्माण कर दिए। तो आपको मूल फोकस किस पे करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। तो फिर से समझिए, सबसे पहले 1803 या 8, जो भी आप चेक कर लीजिएगा, 8 में तो 1808 में डाल्टन ने क्या किया, ये बताया जो जितने भी पदार्थ है वो किसका बना हुआ है, परमाणु का, और परमाणु को किसी भी विधि से तोड़ा। लेकिन बाद में, यानी बाद में कब, थॉमसन ने सबसे पहले इसको पता लगाया, नहीं इसका टूटता भी है। और उन्होंने क्या किया, यानी थॉमसन ने सबसे पहले बताया क्या, जो परमाणु भी टूटता है। आगे चल के कई सारे वैज्ञानिक आए, गोल्डस्टीन, चैडविक, रदरफोर्ड, इन सब ने बताया, ठीक है। तो सबके बताने का इसलिए क्या कि कभी भी आपको ये नहीं पूछा जाता है परमाणु संरचना किसने दिया है, क्योंकि परमाणु संरचना किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं दिया। कई सारे योगदान है, जैसे डाल्टन का भी योगदान है, थॉमसन का भी योगदान है, रदरफोर्ड का भी योगदान है, गोल्डस्टीन का भी योगदान है और चैडविक का भी योगदान, और सबके थ्योरी को मिलाने के बाद ही परमाणु की संरचना का पता चला है। तो जब पता चला परमाणु तोड़ा भी जा सकता है, तो उसे हमें पता चला मूल रूप से कितने कण निकलते हैं, उसमें से होते हैं 3, बाकी 100 से ज़्यादा है, लेकिन जो इन्हीं सब से मिलके बना है, लेकिन मूल कितने हैं, 3। तो अगर उसको हम लोग विभाजन करते हैं तो कई स्तर पे, सबसे पहला स्तर है खोजकर्ता। तो ये सवाल पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, थॉमसन, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के, इसका कोई ट्रिक नहीं, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के। दूसरी बात करते हैं चार्ज यानी आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ उल्टा कर दिया है सर, इलेक्ट्रॉन क्या होता है और ये क्या होता है, या धनायन, जो भी पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे, ठीक है। यानी याद रखिएगा, अगर आप लोग को नोट्स में गया तो वहाँ बदल सकते हैं, उसमें सही किया हुआ है तो तब ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। और आवेश की अगर मात्रा कितना चार्ज होता है तो उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और प्रोटॉन पे कितना होगा, सेम चार्ज होगा, है कि नहीं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई भी तत्व जो होता है न्यूट्रल होता है, तत्व समान अवस्था में, क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर होता है, ठीक है। तो आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, और इतना ही चार्ज किस पे होगा, और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि उसमें कोई चार्ज है ही नहीं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.31 इंटू 10⁻³ जो लगभग किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। जो लगभग किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर। और बाकी इसका जो है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो याद रखिएगा मास के मामले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है, और आवेश के मामले में, ये चीज फैक्चुअल पॉइंट है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इससे सवाल बनता है। और याद रखिए कभी भी आप लोग ट्रिक के पीछे नहीं भागिएगा, ठीक है। ट्रिक 100% सही नहीं होता है। आप जो सोचते हैं सर ट्रिक याद कर लेंगे, तो ट्रिक से आप कभी भी फंस जाइएगा। आप पूरा सिंपल एक याद रख लीजिए, यानी सबसे पहले नाम तो याद ये कर लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन का हो गया थॉमसन, फिर प्रोटॉन का हो गया गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का हो गया चैडविक। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल उदासीन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्रोटॉन पे बराबर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मास की बात करें तो मास इलेक्ट्रॉन का कितना है 9.31 इंटू 10⁻31 जो लगभग किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। ये बार बार फोकस करेंगे, इसका काम हमें आगे पड़ेगा। और इस दोनों का मास क्या है, सेम है। क्लियर है ये पॉइंट, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई इसका ट्रिक नहीं है। अब आते हैं हम लोग परमाणु संख्या पे, ठीक है। तो ये बताइए परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या लिखा हुआ ही है, यानी कोई भी अगर परमाणु है, इसके अंदर आपको पता है न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। सामान्यतः क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन हमने इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, समान तौर पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर ही रहता है। फिर भी परिभाषा जब भी लिखा जाता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं यहाँ जोड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में एक गुण है, या तो कभी निकल भी जाता है और कभी, लेकिन प्रोटॉन कभी बाहर नहीं जाता है, क्योंकि प्रोटॉन फिक्स ही रहेगा हमेशा। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हमेशा फिक्स रहती है। न्यूट्रॉन भी बढ़ जाता है कभी कभी, इलेक्ट्रॉन भी कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन एक का चला जाता है तो घट भी जाएगा, और जिसमें चला गया उसका बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को फोकस नहीं करते, क्योंकि जो कन्फर्म है उसी को फोकस करेंगे ना। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। क्लियर है ये पॉइंट, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब चलिए 1 मिनट, इस सवाल को समझने से पहले जो है एक सवाल आप लोगों से है। सवाल है परमाणु द्रव्यमान क्या है। क्लियर है, यानी एटॉमिक मास। क्लियर है सवाल। ऑप्शन है ए,
अब बताइए क्या आंसर होगा। देखिए पहला नियम तो याद रखिएगा, जब भी सवाल पूछा जाए तो चारों ऑप्शन पढ़िए। अब बताइए, क्योंकि अब बीपीएससी से भी पांचवा ऑप्शन खत्म, इसलिए पांचवा ऑप्शन हम लोग देंगे नहीं। बताइए परमाणु द्रव्यमान का आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा कि नहीं होगा, सी, डी? इसका आंसर होगा डी। कैसे? देखिए अब मान के चलिए आप मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, थैला लेकर के, और आपने क्या किया, 5 किलो आलू खरीदा, ठीक है, 2 किलो प्याज खरीदा, 1 किलो कोई सब्जी मान लीजिए टमाटर ही ले लीजिए, ठीक है, 1 किलो कोई और सब्जी, क्या आजकल 1 किलो तो लोग नहीं खरीदता, लेकिन फिर भी 1 किलो मान के चलिए परवल ही ले लिए, और उसके साथ क्या किया आपको, मिर्च तो फ्री नहीं, चलिए 50 ग्राम आपको धनिया का पत्ता दे दिया फ्री, ठीक है, धनिया का पत्ता ही फ्री दे सकता है, मिर्च तो फ्री देगा नहीं है। चलिए फिर भी अगर दे दिया तो आप हमें ये बताइए इस थैले का वेट कितना है, मास कितना है, कितना है? थैला का वेट मान लीजिए 0, 9 kg, लेकिन 9 kg के सामने 50 ग्राम का कोई महत्व है? तो चलिए आप 9 kg भी कह देंगे तो आप वही चीज़ यहाँ देखिए, जब हम लोग क्या बोले परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान में मान के चलिए 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब परमाणु द्रव्यमान में तीनों चीज़ है तो उनको तीनों का मास मापना पड़ेगा ना, यानी किसका माप लेना पड़ेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, भाई तीनों का जोड़ेंगे ना तभी तो मास आएगा, ठीक है। तो जनरली जो आप लोग देखे थे इसमें, जो आप देखे हैं इसमें, तो यहाँ हमने आपको क्या बताया था, इसके लगभग किसके बराबर होता है, और इसको हम लोग लगभग मान के चलते हैं 1 के बराबर बनाते समय, मैथ बनाते समय, ठीक है। तो प्रोटॉन का बनाते समय हम लोग कितना मान के चले हैं, 1, तो इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया, और इलेक्ट्रॉन का 0। या आप कोई ऐसा ले सकते हैं जिसमें 5, या मान के चलिए आप लोग ऑक्सीजन कह लीजिए, ऑक्सीजन में कितना प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास कितना के बराबर है लगभग, न्यूट्रॉन का, और इसका, तो आपको कितना आ रहा है, 8 + 8 यानी 16, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्या, मास तीनों का जोड़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 0 के लगभग होता है, इसलिए उसका प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इसीलिए इसका जो आंसर था वो ए और सी तीनों था, ठीक है। यानी अगर केवल संख्या में दिया रहे, लेकिन आपको आंसर कब लिखाना हो, जब ये पूछे जो संख्या कितनी है। ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, यही था ना। जब संख्या में पूछे तो लिखिएगा क्या आंसर, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ के बराबर होता है। लेकिन जब वो द्रव्यमान में पूछ दे तब आपको लिखना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का योग। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं? सवाल कैसे टिक लगाना है? जब ऑप्शन संख्या में दिया रहे तो केवल आपको क्या लगाना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। और जब अगर द्रव्यमान में लिखा हो तो तीनों के बराबर। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं काउंट करते हैं संख्या में? क्योंकि वो मास उसका अंत में जीरो ही हो जाता है। क्योंकि जीरो का आप किसी से भी गुना करेंगे तो लगभग जीरो ही होगा। वही है धनिया के पत्ता की तरह, भले उसमें वेट शामिल है लेकिन हम लोग 9 किलो के सामने 50 ग्राम का कोई महत्व नहीं है। एवरेज लोग कहते हैं भाई 9 kg का है ये वजन है इसका, कहते हैं कि नहीं? लेकिन उसमें 50 ग्राम भी है ना। सेम उसी तरह यहाँ है, मास है तो सबका जुड़ा हुआ मास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास लगभग जीरो के आसपास होता है, जिसके कारण संख्या काउंट करते समय हम लोग केवल किसको काउंट करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो याद रखिएगा, जब परमाणु द्रव्यमान की बात आए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। और लेकिन जब अगर ये आए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास का योग होगा। ठीक है, मास में तीनों को शामिल करना है और संख्या में किसको शामिल करना है? क्लियर है ये पॉइंट? देखिए, समझाने का एक सिंपल तरीका, हम लोग किसको ले लेते हैं? हीलियम को ले लेते हैं। ठीक है, हीलियम में कितने प्रोटॉन है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। और जब आपका मास निकालना है हीलियम का, तो हीलियम का जो मास हम निकाल रहे थे तो प्रोटॉन का मास लगभग कितने बराबर है? 1 के बराबर। तो 2 प्रोटॉन है तो 2 गुना। ठीक है, उसी तरह न्यूट्रॉन का मास कितने बराबर होता था? लगभग कितने न्यूट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन का मास लगभग किसके बराबर होता था? 0। तो मास हो गया 2 + 2 और 0, तो टोटल कितना हो गया? तो आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने की जरूरत है नहीं। क्योंकि अगर नंबर की संख्या में देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही जोड़ के निकाल दिए, लेकिन जब द्रव्यमान की बात करेंगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों को रखा जाएगा। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? इसलिए कह रहे हैं जल्दबाजी में आप लोग आंसर नहीं कीजिएगा, पहले देख लीजिएगा चारों ऑप्शन क्या है, कि जब तक चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक आपको आंसर पता। और जल्दबाजी में आप लोग क्या कर दिए? ए लगा के चले आते और आपको लगता है हम सही बनाए हैं और आंसर क्या हो जाता है? तो चारों ऑप्शन पढ़िए, बोलिए। सभी तत्व में जो होता है नॉर्मल कंडीशन में सब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर ही होता है। बस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है प्रोटॉन से। यानी जितना आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 118 तत्व है, 82 और उससे ऊपर जितना भी तत्व है सब में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा है। और उससे पहले जितना भी तत्व है वो सब बराबर लगभग है। ठीक है, तो आपको आगे पता चलेगा रेडियो एक्टिव तत्व में। और उसी कारण जब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाता है इसीलिए वो बार बार अदृश्य किरणें निकालता है ताकि बैलेंस कर सके। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट, परमाणु संख्या। और क्योंकि वनडे एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या देखे थे? सबसे पहले परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। और उन्होंने कहा जितने भी पदार्थ है वो किसके बने हैं? और परमाणु कभी भी तोड़ा, लेकिन उनके बातों को काटा गया कई वैज्ञानिकों के द्वारा। जो सबसे पहला वैज्ञानिक था वो था थॉमसन, और उन्होंने कहा नहीं परमाणु भी टूटता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि परमाणु के टूटने के बाद ही तो उसको पता चला इसमें कोई निगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पता चला, है कि नहीं? अब अगला सिद्धांत है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, ठीक है। तो अब देखिए क्या है इसमें, परमाणु के केंद्र में एक धन आवेशित क्षेत्र है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक। अब देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे ही कोई परमाणु लिया, ठीक है, तो इसको ये नहीं पता था परमाणु के अंदर, ये पता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खोज तो 1896 में ही हो चुका था ना, है कि नहीं? 1886, सही, 1886 में ही हो चुका था, लेकिन ये पता था इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसने क्या किया, एक परमाणु पे अल्फा किरण को इन्होंने छोड़ा, क्योंकि जब आप लोग पढ़िएगा रेडियो एक्टिविटी तो अल्फा किरण, अल्फा बीटा और गामा का खोज 1903 में ही हो चुका है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा और गामा का खोज हो चुका है। तो अल्फा का चार्ज क्या होता है? अल्फा का चार्ज पॉजिटिव होता है कि नहीं? बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा कौन सा चार्ज हो गया? बीटा, गामा, न्यूट्रल, ये पता है कि नहीं? अब देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने एक तरफ एक परमाणु लिया और उस पर क्या डाला? अल्फा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जैसे ये इसके अंदर प्रवेश किया तो कुछ प्रवेश किया तो कुछ तो सीधे निकल गया, है कि नहीं? लेकिन कुछ क्या हुआ, टकरा करके डेविएट कर गया, या कुछ वापस भी लौट आया। तो इसका मतलब उसको पता चला भाई अल्फा जब हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं तो कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज सीधे सीधी भाग रहा है, अल्फा निकल जा रहा है, लेकिन बीच में कोई एक ऐसा छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पे, यानी बीच में कोई ऐसा छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा किरण वहाँ से डेविएट कर जा रहा है, या तो भाग जा रहा है, यहाँ से टकरा के वापस लौट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता चलता है, यानी कोई भी पॉजिटिव चार्ज कब भागता है दूर? जब बीच में कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज हो, है कि नहीं? क्लियर है क्या? नहीं मतलब जब, फिर से समझिए, जब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक परमाणु पर अल्फा किरण को छोड़ा तो कुछ अल्फा किरण सीधे निकल गया, लेकिन बीच में कुछ ऐसा जगह था जहां से अल्फा किरण टकरा करके वो वापस, या उसके बाद कहीं इधर भाग गया तो कहीं इधर भाग गया, यानी लेकिन उसके नज़दीक नहीं गया। तो इससे पता चला जो भाई कोई बीच में कोई छोटा सा ऐसा क्षेत्र है जो किस चार्ज में है? पॉजिटिव चार्ज में है, और वो पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? नाभिक। यानी उन्होंने क्या कहा, जो परमाणु के केंद्र में कोई धन आवेशित क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं? नाभिक। और इसका आकार क्या है? बहुत छोटा है, ठीक है। और नाभिक तो पॉजिटिव चार्ज है, और उसको पहले से ही पता है जो इलेक्ट्रॉन भी है उसमें घूमता है, क्योंकि पहले ही थॉमसन ने बताया दिया है जो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी घूमता है। तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, क्योंकि देखिए जैसे ही इस पर छोड़ा गया था तो टकराने के बाद इधर भाग रहा था कि नहीं, तो इधर भाग रहा था, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से जा रहा था, तो यहाँ कोई निगेटिव था तभी तो अपनी ओर खींच रहा था ना। समझ कर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखिए, जब अल्फा किरण को छोड़ा गया पॉजिटिव चार्ज को, तो देखा गया जो यहाँ से वो दूर भाग रहा है, तो दूर भाग रहा पॉजिटिव चार्ज दूर किससे भागता है? पॉजिटिव चार्ज से ही दूर भागता है ना, यानी बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये भाग के कहीं कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब उसको कौन खींच रहा है? यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज होगा, यानी, और आपको पता है परमाणु में नेगेटिव चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कहने का मतलब है जो परमाणु के बीच में कोई ऐसा एक छोटा सा भाग है जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसे रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया? नाभिक। और उसके चारों तरफ कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ,
बीटा छोटा है तो बीच में जाकर टकरा जाता, सीधे जाकर के बीच में चिपक जाता, तो उससे भी पता चल जाता। या नेगेटिव जा रहा है और बीच में कहीं रुक जा रहा है, इसका मतलब बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, इन्होंने क्या कहा, नाभिक। तो यहाँ जो सवाल बनता है, सवाल कभी कभी ये पूछता है नाभिक का खोज किसने किया है, किसने किया है, रदरफोर्ड ने। क्योंकि इसी थ्योरी से पता चला था, पहली बार चर्चा में आया था ये शब्द नाभिक, किसके सिद्धांत से। और ये बहुत बार पूछा गया है नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है तो नोट करके इसके नीचे कहीं लिख दीजिए पॉइंट, बाद में जोड़ दीजिएगा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। आप लोगों को नोट्स तो मिल ही गया है ना, वहाँ इसको जोड़ दीजिएगा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है, तो अभी तक देखिए हम लोग 2 पॉइंट देखिए, पहला देखिए परमाणु सिद्धांत डाल्टन, दूसरा देखिए रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। और इसमें क्या कहा गया, जो इसका एक ही निकला परिणाम इस थ्योरी का, जो परमाणु के केंद्र बीच में या कहीं भी एक कोई छोटा सा भाग है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, और वो इसका चार्ज क्या है, क्योंकि पता है नाभिक के अंदर क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा कि नहीं। तो सवाल बस ये पूछता है नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। और ये क्या कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के तो चारों ओर घूमता तो है, लेकिन किस पथ पे घूमता है वो पता नहीं है। जैसे मान के चलिए बीच में ये क्या है, एक नाभिक है, ऐसे भी तो घूम सकता है ना, या ऐसे भी घूम सकता है, चक्कर तो कैसे भी लग सकता है ना। तो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने बस ये कहा है जो परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन किस पथ पे घूम रहा है वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया। बस उन्होंने इतना बताया जो परमाणु के अंदर एक धनावेशित क्षेत्र है जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब कैसे घूमता है वो उन्होंने नहीं बताया। क्लियर है, तो फिर इसको भी सिद्ध करने के लिए अलग सिद्धांत लाना पड़ेगा, और जो अगला सिद्धांत आएगा वो होगा ठीक है, वो नील्स बोर है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था, नाभिक तो है लेकिन रदरफोर्ड ने वो दिशा नहीं बताया, वो कैसे, वो दिशा कौन बताएगा, नाभिक के चारों ओर किस पथ पे घूमता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी अब तो आपको रास्ता भी पता चल गया ना कैसे घूमता है। यानी नाभिक के चारों तरफ किस पथ पे घूम रहा है वो, और इस वृत्तीय पथ को क्या कहते हैं, कक्षा, या और ये किसने बताया। तो देखिए कैसे आपको, देखिए जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एक साथ सभी थ्योरी को एक एक करके रखिएगा। पहला जैसे आपको पढ़ना हो तो 3 अभी नाम आया, डाल्टन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। इन्होंने कहा सभी पदार्थ किसके बने हैं, जो कभी भी विभाज्य। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु के अंदर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक, और यह कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन नील्स बोर ने क्या किया, नाभिक के चारों तरफ वो कैसा घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, एक साथ करके देखिएगा तब पता चलेगा जो धीरे धीरे थ्योरी कैसे सेट हो जा रहा है। अलग अलग नहीं पढ़ना है, पढ़ना भी है तो सीक्वेंस में पढ़ना है, ऐसा नहीं पहले पढ़ देना बोर्ड्स को बाद में पढ़ना रदरफोर्ड को। तो इन्होंने क्या कहा, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, और कक्षा के इन्होंने कितने भाग में बांटा है, 4, यानी KL। मान के चलिए ये क्या है, नाभिक है, इसके बाद जो कक्षाएं हैं 4, ठीक है, और इन कक्षाओं का नाम उन्होंने क्या क्या रखा है। ये जो पहला है, यानी पहला कक्षा क्या कहलाता है, कि दूसरा कक्षा
तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा n। यानी नाभिक के जो सबसे नज़दीक होगा उधर से हम लोग शुरू करेंगे। यानी नाभिक के बाद जो पहली कक्षा होगी उसे क्या कहेंगे K, दूसरी कक्षा को, तीसरी कक्षा को, चौथी कक्षा को पहला कक्षा इसे कहते, पहला इसे नहीं कहेंगे क्योंकि उधर से शुरू हो रहा है ना, K, L, M और N। तो इन्होंने क्या कहा है, नाभिक के चारों तरफ किस गति पे चलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, और कक्षा को कितने भाग बांटा है, K, L, M और N। और ये जो बांटा गया है इसके लिए याद है, हम बार बार कहते हैं जब कोई बांटता है तो कोई न कोई आधार होना आवश्यक है। और यहाँ आधार क्या है, ऊर्जा का स्तर यानी एनर्जी लेवल। जो सबसे नज़दीक होगा उसका एनर्जी लेवल सबसे क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा बताइए। और जो सबसे दूर होगा उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी N का, फिर M का, बताइए। देखिए ये नाभिक है, पॉजिटिव चार्ज, और इस सब में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। जो नज़दीक रहता है तो आपको पता है नज़दीक रहेगा तो फोर्स ज़्यादा होगा ना, और दूर रहने से फोर्स कम होगा। तो गति सबसे ज़्यादा कौन करेगा, नज़दीक वाला कि दूर वाला है? फोर्स ज़्यादा है तो गति उस हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ जो गति चल रहा है, गतिज ऊर्जा में आप लोग पढ़े थे क्या, हाफ mv² पढ़े थे ना, याद है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा फोर्स देते हैं उतना यहाँ उल्टा पड़ जा रहा है। उल्टा क्यों पड़ जा रहा है, ये इसको बांध लेता है बहुत कस के, इसको घूमने नहीं देता है। आप खुद सोचिए, जब आप किसी वस्तु को नज़दीक हो और कोई दूर हो तो गति ज़्यादा किसका होगा, दूर वाले का, क्योंकि आपका बंधन थोड़ा सा कमजोर। यानी फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या, बुद्ध का स्पीड ज़्यादा होता है। तो वहाँ जो तेज करता है तो बुद्ध जो आप घूमता है, यहाँ जो कह रहे हैं तो इसको इतना ही घूमना पड़ता है। यानी इसका मार्ग भी तो कम हो गया, इसका सर्कमफ्रेंस भी तो कम हो गया ना। और जो यहाँ है इसको तो इतना दूर घूमना पड़ेगा ना, वो इसके लिए ज़्यादा समय लगता है। वो गति के कारण नहीं हो रहा है, वो दूरी के कारण हो रहा है। मतलब समझ क्या ना, मतलब उसको घूमने नहीं देगा। जाहिर सी बात, जो आपको नज़दीक, आप नज़दीक पकड़ के किसी को रखिए, कहने का मतलब किसी का आप हाथ पकड़ लीजिए, और कोई वहाँ बैठा रस्सी पकड़ के है तो फ्रीली ये घूमेगा कि फ्रीली आप घूमेंगे, दूर वाला घूमेगा ना, क्योंकि फोर्स क्या है, थोड़ा सा कमज़ोर है। चलिए आप लोग इतिहास तो पढ़े ही है ना, इतिहास में आप लोग चलिए एक चीज़ देखते हैं, जब अशोक का काल देखते हैं तो अशोक का काल पटना से इधर लेकर के कहाँ तक था, काबुल तक था। तब ये बताए फ्री होके भागने का गुण ज़्यादा किसका होगा, पटना के लोग, ये छोटे अधिकारी का या काबुल का? क्यों, पटना में ज़्यादा जोर से भागेगा तो कहीं पकड़ के मार खा जाएगा वो, है कि नहीं, कि उसको टाइट करके बांध कर रखे क्योंकि नज़दीक है। काबुल इतना दूर है तो जब तक कोई वहाँ बदमाशी करेगा तो पहले तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा घोड़ा से ही जाता था ना, एरोप्लेन तो था नहीं जो 2 घंटा में पहुँच जाएंगे, पहुँचने में महीनों लग जाता था। तब तक उसको सुधरने, उसको अपने आप को ठीक करने का मौका मिल जाता था। उसी तरह दिल्ली सल्तनत में भी देखे थे, मुग़ल के काल से पहले ज़्यादातर विद्रोह बंगाल में होता था। क्यों, क्योंकि दिल्ली से बंगाल थोड़ा सा दूर होता था, जिसके कारण ये आराम से फ्री होकर गति करता था। उसी तरह यहाँ भी है, जो जितना दूर होगा उसका गति भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कमज़ोर बंधन है ना, और गति ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, सब जगह इलेक्ट्रॉन ही है, तो मास में तो इस दोनों सबका सेम ही है ना, लेकिन गति किसका बढ़ गया, एन का। तो जब मास सेम ही है, गति बढ़ गया एन का, तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, एन का होगा कि नहीं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होता है, एन का, फिर एम का, फिर एल का, और सबसे कम एल का। क्लियर है ये पॉइंट, या किसी को कोई कन्फ्यूजन?
देखिए हर जगह वो फोर्स एक तरह से काम नहीं करता है। फोर्स कब ज़्यादा स्पीड बढ़ता है? जब फोर्स आप धक्का देते हैं तब स्पीड बढ़ता है, लेकिन जब फोर्स हम खींचते हैं तब आप कहें भाई फोर्स देंगे तो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन अगर फोर्स हम उल्टी दिशा में दे दिए तब स्पीड घट जाएगा ना। तो यहाँ फोर्स क्या है? अंदर की तरफ खींच रहा है, यानी अपने तरफ खींच रहा है, इसीलिए इसका गति थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो याद रखिएगा ये जो कक्षाओं का बंटवारा किया गया है, 4 कक्षा के, एल, एम और एन, ये किस स्तर पर किया गया है? और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस स्तर का होता है और सबसे कम के का। क्लियर है? अब यहाँ देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, याद रखिएगा। जब घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन के से कभी कभी एल में चला जाता है, कभी एम में, कभी एन में, तो यहाँ देखिए ऊर्जा का ना तो ह्रास होता है ना ही गेन होता है, बस वो गति के कारण आगे भाग जाता है। तो याद रखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अंदर जाए या बाहर जाए तो उसमें ना तो ऊर्जा का ह्रास होता है ना ही ऊर्जा का निर्माण होता है, बस वो गति के कारण दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या दिखा सबसे पहले बोर्ड में, यानी नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस मार्ग पे घूमता है? वृत्तीय पथ पे, और उस पथ को क्या कहते हैं? कक्षा या ऑर्बिट। और कितने ऑर्बिट है? 4। कौन कौन से? के, एल, एम, एन। सबसे नज़दीक ऑर्बिट पहली कक्षा का नाम क्या है? दूसरी कक्षा का, तीसरी का, चौथी का। तो पहला से शुरू कीजिए। कब ऊर्जा का स्तर सबसे ज़्यादा किसका होगा और सबसे कम? ठीक है, अब आइए आगे, और वही 2 वैज्ञानिक नील्स बोर और एक ब्यूरी, दोनों मिलकर के एक नया थ्योरी दिए, या नया योजना। दो देखिए, 2 एक साथ नहीं थी, 2 अलग अलग दिए थे, फिर दोनों में समानताएं थी इसलिए दोनों को एक कर दिया गया। और इसके द्वारा ये पता लगाया गया कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहती है। जैसे आपको पता है कितनी कक्षाएं हैं? 4। तो किस कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होगी ये किसने बताया है? ठीक है, तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम। ये अधिकतम इससे कम हो सकता है कि नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है? या किसी भी कक्षा में सबसे ज़्यादा संख्या कितना हो सकता है? तो आपको पता है कितनी कक्षा हैं? के, एल, एम और एन। के को हम लोग कौन सी कक्षा कहते हैं? पहली कक्षा। एल को, एन को, ठीक है। तो के में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम? 2n² है ना, यानी 2 गुना। तो के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। कम रह सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता। एल में कितना होगा मैक्सिमम? एन में? और इसमें? यानी के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। एम में मैक्सिमम कितना रह सकता है? एल में, एम में और एन में। कहने का मतलब है जैसे के है उसका मैक्सिमम कितना रोटी खा सकता है? 2। तो एक भी रोटी खा सकता है। अगर मान के चलिए एम है जो कितना 18 रोटी खाता है, तो 10 रोटी में भी काम चला सकता है कि नहीं? लेकिन वो 19 रोटी नहीं खा सकता है। तो यही इसका ये मैक्सिमम लिमिट है। किसी भी कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो किस थ्योरी से पता चलता है? और उसका फॉर्मूला क्या है? 2n²। यानी किसी भी कक्षा में कितना होगा मैक्सिमम? 2n²। मैक्सिमम कह रहे हैं, कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट?
हाँ, कुछ लाइन ऐसा है आखिरी कक्षा में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 8। आखिरी कक्षा में मैक्सिमम कितना रह सकता है? तो चलिए ये जो कक्षा है इसमें मैक्सिमम कितना यानी ये ले लेते हैं, इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? के है, एल है, एम है और एन है। तो जो बाहरी कक्षा है उसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है? 8। 8 से ज़्यादा बाहरी कक्षा में भले हो एम हो एन हो कोई भी हो, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। किसी भी हैं 32 तक जा सकता है, लेकिन आखिरी में कितना आएगा? अगर आखिरी वो कक्षा है तो 8 ही रहेगा मैक्सिमम, ठीक है। आखिरी में 8 से ज़्यादा नहीं रहेगा। क्लियर है कि नहीं? और आखिरी से जो पहले होगा सेकेंड लास्ट, उसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है? यानी इसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है? 18। और इसमें मैक्सिमम 8। यानी आखिरी से पहले कितना रह सकता है? मैक्सिमम 18। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, अधिकतम रह सकता है, लेकिन जब कंडीशन हो जाए बाहरी कक्षा, हम ये नहीं कहें एल एम एन, बाहरी कक्षा जो सबसे आखिरी कक्षा होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही रह सकता है, ठीक है। ये बात नहीं समझ में आ रहा है आपको? हाँ, एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, जब इसके बाद एक कक्षा और बढ़ जाएगा तो इसमें 8 हो जाएगा और इसमें कितना होगा? 32 कैसे? सेकेंड लास्ट में मैक्सिमम 18 ही रह सकता है। क्या ये नियम फिक्स है? लेकिन इसमें कुछ रूल है, अभी देखिएगा। जैसे देखिए बाहरी कक्षा मैक्सिमम कितना रह सकता है और सेकेंड लास्ट में मैक्सिमम 18। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखिए ये कक्षा को थोड़ा बदल देते हैं। ये कौन सा के है? इसमें ये है के, एल और एम। इसमें कितना रह सकता है बाहरी में? 8। एल में कितना रहेगा? एल में 18 खा सकता है कभी? एल में तो 8 ही रह सकता है ना, तो इसमें 8 ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट? नहीं समझ आ रहा है? तो ये सिंपल सी बात है। हमने पहले क्या किया, के में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? एल में, एम में, एन में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। इससे कम भी रह सकता है, ये चीज़ है कि नहीं? मैक्सिमम कह रहे हैं। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या कहा, लास्ट वाले में मैक्सिमम कितना रह सकता है और सेकेंड लास्ट में मैक्सिमम 18। ये 2 लाइन आप याद रखिए। अब देखिए जब क्या था, इस कंडीशन में अगर नॉर्मल में एम में कितना मैक्सिमम रह सकता था? नॉर्मल कंडीशन में 18। लेकिन हमने एक लाइन ये भी कहा था लास्ट में अधिकतम 8 ही रह सकता है, तो यहाँ 8 ही रहेगा। 8 से ज़्यादा 9 कभी भी आखिरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा? ठीक उससे पहले हमने क्या कहा, सेकेंड लास्ट में कितना हो सकता है? मैक्सिमम 18। लेकिन ये सेकेंड लास्ट क्या है? एल। एल का कैपेसिटी तो 8 ही तक है ना, तो ये 18 कैसे रख लेगा? ये तो 8 ही रख पाएगा ना। समझने का मतलब नहीं समझ आ रहा है? अगर यही मान के चलिए एक लेखा और हो जाता तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ 8 कर सकते, लेकिन यहाँ 18 रख सकते थे, क्योंकि एम में तो 18 रह सकता है ना मैक्सिमम। क्लियर है कि नहीं? क्या किसी को कन्फ्यूजन है? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ, के कौन? के, हाँ उसमें 2 ही रहेगा मैक्सिमम, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम हो गया, ठीक है। तो पहले देखना मैक्सिमम रहना और उसका एक पर्सनल कैपेसिटी भी है ना। जैसे मान के चलिए आप मार्केट जा रहे हैं, कितना रोटी आप खाते हैं?
बताइए। हाँ, 2 रोटी खाते हैं, यानी के ही मान के चलिए। आपके मान लीजिए मार्केट में 1 रोटी 5 रुपये पीस मिलता है और आपके पास है 40 रुपये, तो आप कितना रोटी खरीद सकते हैं मैक्सिमम? 8 खरीद सकते हैं ना, लेकिन खा कितना पाइएगा? 3 कैसे खा लीजिएगा? क्योंकि 2 से ज़्यादा आप पचा नहीं सकते। वहाँ ये भी है, भले ही इसका कैपेसिटी 32 का है, 32 खरीद सकता है, लेकिन जब ये लास्ट में चला जाएगा तो ये 8 ही यूज कर पाएगा, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर पाएगा। इसीलिए लास्ट कक्षा में केवल 8 ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो हम पढ़ाएंगे कब 2 रहेगा, वो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ आप पॉइंट याद रखना है आपको, जो एक तो ये पॉइंट रखना है, जो बाहरी कक्षा में मैक्सिमम 2n² रह सकता है, मैक्सिमम कह रहे, कम कुछ भी हो सकता है, और जो सबसे लास्ट कक्षा होगा उसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है? 8, और जो सबसे सेकेंड लास्ट होगा उसमें कितना होगा? इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझिएगा, तब आपसे हम करवाएंगे, ठीक है। क्यों अभी हम आपसे क्यों नहीं करवा रहे हैं एग्जाम्पल? कि एग्जाम्पल करवाने से पहले हमें ये समझाना आवश्यक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी वो चीज़ क्लियर है ना, वो पॉइंट। लास्ट में 8, सेकेंड लास्ट में 18, ठीक है। अब देखिए, सभी कक्षा को हम लोग उप कक्षा में भी बांट दिए, यानी कक्षा को भी हम लोग बांट देते हैं किसमें? यानी सब ऑर्बिट में। और इसको भी कितने भाग में बांटे हैं? 4, यानी SP। तो K की कितनी उप कक्षाएं हैं? केवल S। L की कितनी उप कक्षाएं हैं? S। और M की कितनी उप कक्षाएं हैं? और N की 4। पहले देखिए, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, जो उसको ऑर्बिट में बांट दिए कक्षा में, ठीक है, और उसको फिर सब ऑर्बिट में बांटे, SP D F। K की कितनी उप कक्षाएं हैं? 1। L की, M की और N की 4। ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस कराएंगे तभी पता चलेगा, बस अभी आपको याद रखना है। और इसको सेट करने के लिए जो ये या क्या दोबारा कर दिया क्या? ये जब भी हम लोग भरते हैं तो ये रूल यूज करना पड़ता है, ठीक है। भरते समय किसी भी, क्या नहीं, देखिए पहले किसको भरेंगे? 1S को। 1 मतलब पहली कक्षा, पहली कक्षा क्या है? के है ना, तो ये K/S है। 2 मतलब दूसरी कक्षा। 3 मतलब देखिए, वो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, भी कंफर्म आप लोगों को नहीं हो रहा है, ठीक है। जब भी अभी आप लोगों से करवाएंगे तब पता चलेंगे। क्या हुआ? क्या जी? आज कोई बात नहीं। एक सुविंदर, तो सुविंदर को बुलाइएगा। ये केमिस्ट्री वाला कहाँ रह गया, चला गया? ये
देखिए सिंपल तब तक जब तक खुल रहा है, आपको ये याद रखना कितनी कक्षाएं हैं और कितनी सबसे उप कक्षाएं हैं। के की कितनी उप कक्षाएं हैं? कौन सा? पी उसका एल का, और इसका क्या कहते हैं? एम का, एन का, एस पी डी एफ। और याद रखिए वो भरने का एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। देखिए जब भी किसी इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को कैसे सेट किया जाता है परमाणु में, उसके लिए ये एक तरह से फिगर है। यानी पहले, यानी जहाँ 1 दिखा रहा है वो पहली कक्षा, 2 दूसरी कक्षा, 3 तीसरी कक्षा। तो सब कक्षा का ये सिस्टम है। पहले किस में भरा जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, यानी ऊपर से नीचे। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल समझिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए आप लोग, कैसे निकलेगा? कितना होता है? तो 2 और 6 कैसे आया? देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 1s में डाला। पहले 1s में ही डालेंगे ना, तो 1s में कितना डालते हैं? s का कैपेसिटी कितना है? केवल 2। फिर उसके बाद किस में डालें, यानी अब कहाँ आ गए? दूसरी। और इसका कैपेसिटी कितना है? 2। यानी 1 में कितना था? 2। 2s में कितना था? फिर उसके बाद किस में भरे? 2p, यानी 4। क्लियर है? और ये जो 1s है ये किसको दिखाता है? और ये 2 कक्षा किसको दिखाता है? तो k में कितना हो गया और l में? क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का कितना हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। अच्छा आप लोग ये बताइए, निकालिए अपने कॉपी में, कोई ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, और इस आधार पर आप निकालिए। निकालिए। कॉपी भी लेके आया कीजिए, केवल इस बुक से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन ज़्यादा आलसी बनने से आपको ही नुकसान है। हम बार बार कहें, एक कॉपी आपके हाथ में रहना आवश्यक है। यानी कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 30। निकालिए। ऐसे यूज कीजिएगा, पहले इसको भरिएगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये सीक्वेंस में। बताइए, देख के तो नहीं बनेगा, इतना तो गारंटी है। इतने भी अभी आप लोग होशियार नहीं है जो देख करके बना दे। इसके लिए आपको कॉपी का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है? अपना कॉपी लेके नहीं आए, दूसरे कॉपी में बना रहे। देखिए बार बार कह रहे हैं, एक चीज़ याद रखिए, हंसी मजाक अपने जगह है। आप लोग दरोगा का तैयारी कीजिएगा, लड़ने के लिए जाए क्या दूसरा का बंदूक लीजिएगा? बंदूक तो अपना ही यूज करना पड़ेगा ना। 30 है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसको भरेंगे? 1s। 1s में कितना डालेंगे? ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा? फिर उसके बाद हम लोग किस में डालेंगे? 2s में कितना डालेंगे? फिर इसको किस में डालेंगे? 2p, यानी 6। 2p में कितना जा सकता है? अब कितना खत्म हो गया? 10। अब हम लोग किस में डालेंगे? 3s में। 3s में कितना डालेंगे? उसके बाद किस में डालेंगे? कितना? फिर उसके बाद
3 पी के बाद कौन सा है? 3D कैसे होगा? 3 पी के बाद कौन है? कितना हो गया? टोटल कितना डाल दिए हैं? अभी भी मेरे पास कितना बचा है? 8। और कहाँ तक 4 स्टेक डाल दिए, अब किस में डालेंगे? 3D। 3D में डालेंगे कि नहीं? तो 3D में आप कितना डाल सकते हैं? लेकिन 10 तो जाएगा नहीं उसमें, लास्ट हो जाएगा, तो फिर 10 कैसे करें? क्यों 10 खत्म ही हो जाएगा ना। तो फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3D में 10 डाल देंगे। बताइए क्यों डाल देंगे 3D में 10? क्योंकि D के बाद एक 4 भी तो बचा है ना, है कि नहीं? अब देखिए क्या हो गया, ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और ये n। तो K में कितना है? 2, दूसरे में कितना है? तीसरे में कितना है? और चौथे में? तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8, 18 और, यानी ये नियम भी फॉलो हो गया। और ये देख रहे लास्ट कक्षा में मैक्सिमम कितना होना चाहिए था, तो यानी 8 होना चाहिए, लेकिन उससे वो कम है। और सेकेंड लास्ट में मैक्सिमम कितना होना चाहिए था? 18, वो भी सेट कर जा रहा है। तो जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 18 और, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में। क्लियर है ये पॉइंट? एक और बनाइए जिसका एटॉमिक नंबर 50 हो। एटॉमिक नंबर 50 हो। अब देख रहे हैं कैसे SPDF काम करता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसको आपको याद रखना पड़ेगा कैसे भी। ये जो चित्र है बनाइए, बात करने से बनेगा नहीं, बनाइए। लेकिन एक महा आलसी है, आप बैग से कॉपी नहीं निकालने के चक्कर में दूसरा कॉपी छीन लिया आप। ठीक है, क्योंकि देखिए बनाने का कोशिश कीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, वैसे याद रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आपको बनाना ही पड़ेगा। यानी ऐसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर 50 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यानी उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन डला हुआ है। क्या हुआ, टाइम लग रहा है कि नहीं बन रहा है? 2, 8, 18, 18 चेक करना पड़ेगा इसको, देखते हैं। 2, 8, 18, 18 4 देख लेते हैं। सबसे पहले और कोई बना रहे हैं? बनाइए तब देखते हैं, और बना के ये बताइए क्या वो सही कह रहे हैं। आपने क्या कहा? 2, 18 और 4 जोड़ के कितना आ रहा है? देखते हैं, तो अभी हमको भी नहीं पता, हम भी चेक करके, हम तो अनुमान पे बताए ना 50 का। देखिए, आइए हम निकाल रहे हैं इसमें। सबसे पहले किस में भरेंगे? कितना आएगा? उसके बाद किस में भरेंगे? कितना होगा? फिर उसके बाद कितना करेंगे? कितना? उसके बाद कितना? फिर उसके बाद कितना? फिर उसके बाद कितना? फिर उसके बाद कितना? फिर उसके बाद कितना?
फिर इसके बाद कितना कितना हो गया, जोड़िए तो 4 6 10 2 12 8 20 10 30 8 38 38 हुआ ना। तो 5s के बाद कौन है 4d, यानी 38 10 48 और 4d के बाद 5p। तो अब इसमें कितना डालना पड़ेगा, 2 ही डालना पड़ेगा ना। 50 हो रहा है, एंड 10 2 12 8 20 16 36 14 4, ठीक है ना यहाँ पे। लेकिन इसको हम लोग पहले सेट करने के लिए सभी 1 वाले को एक साथ कर देंगे, 2 वाले को एक साथ, 3 वाले को एक साथ। और तो जब 1 वाले को देख रहे हैं तो 1 में कितना है 2, 2 वाले को लेंगे तो यानी 1 वाला क्या हो गया आपका के में कितना हो गया, 2 वाले में कितना है 2 6 2 8, एम में कितना है 3 वाले में 2 6 2 10, फिर उसके बाद एन वाले में कितना है, एन वाले में यानी 4 में 6 2 8 10 18, और बाकी 5वां पलम चला गया, कितना हो गया 4। तो 2 8 18 18 4, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हाँ, एग्जाम में बस ये पूछ देगा जो बाहरी कक्षा में कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बोल देगा, या वैलेंसी निकालने आप कैसे निकालिएगा। हैं, जैसे मान के चलिए एक सिंपल सवाल है, ऐसा तत्व जिसका एटॉमिक नंबर 20 है उसका वैलेंसी कितना होगा, बाहरी कक्षा में कितना होगा, या आप बस ये बता दीजिए। ऐसा इलेक्ट्रॉन जैसे 40 है तत्व, तो उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कैसे निकालिएगा। 40 जिसका तत्व हो तो बाहरी कक्षा में कितना होगा। अरे इसी में आप क्या कीजिए, तो पहले इसको हटाएंगे ना, यहां तक देखिए आपको कितना आ रहा है, कितना हो गया 36 है। और हमने क्या कहा था, तो 4p के बाद किसको डालना है, 4p के बाद 5s। 5s में कितना होना चाहिए, s में 4 कैसे आएगा, और इसके बाद फिर किस में जाना पड़ेगा, 4d में अब कितना रखना पड़ेगा, कितना खत्म हो गया इसमें बताइए, 38 तो हो गया है ना। तब हमको 2 ही रखना है ना। अब अगर 2 रखेंगे तो फिर इसको सेट कर दीजिए, के वाले में कुल कितना है, एल वाले में, एम वाले में कितना है, और एन वाले में बताइए कितना है, 2 4 6 2, और सबसे लास्ट में तो बाहरी कक्षा में कितना है, तो बाहरी कक्षा में 2 बचा ना। तो आपको बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसको निकालने के लिए ये नियम आपको जानना आवश्यक है। क्लियर है ये पॉइंट, कैसे निकाल सकते, आप लोग निकाल सकते कि नहीं है। मैक्सिमम 18 हो सकता है, हम ये कह सकते हैं। सेकेंड लास्ट में 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए लास्ट में 2 है, हम लिए 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और सेकेंड लास्ट में 18 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो, भाई आप लोग गर्मी से क्यों डर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, बार बार कर, आप जो दरोगा बैच के स्टूडेंट हैं, आपको 40-42 डिग्री टेम्परेचर पे दरोगा बन जाएगा तो मोटरसाइकिल अगर चलाने आता है तो चौक पे भी खड़ा कर देगा, जहाँ कोई पंखा कोई नहीं है। आपको पता होगा छोटे छोटे पुलिस थाना में तो टीन का छत रहता है, वहाँ एसी ये छत भी काम। अभी से आप लोग प्रैक्टिस करना,
ताकि अचानक ऐसा ना हो ट्रेनिंग में ही आप लोग का दम तोड़ दे, है कि नहीं? ठीक है, तो आपको बाहरी कक्षा में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ये निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसको निकालने में? तो फिर से हम लोग बस शुरू से देख लेते हैं। कितना हो रहा है? 10 10 10 हो गया। क्या चीज? 40 में? नेक्स्ट में 40 में क्या था? एसपी और यहाँ पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, बाकी वो एसपी डीएफई होगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इससे आगे देखेंगे।